बिहार में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन कई जिलों से हंगामे और पत्थरबाजी के साथ ही लाठी चलने तक की खबरें आईं। प्रशासन ने मुस्तैदी से हंगामेबाजों को काबू किया, लेकिन सवाल यही है कि हर चुनाव में हिंसा क्यों होती है। नगर की सरकार यानी नगर निकाय का चुनाव पूरे प्रदेश में संपन्न हो गया, लेकिन कई इलाकों में जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें छपरा की है, जहां अफरा तफरी का माहौल दिखा। मशरक में मतदान केंद्र पर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। एक प्रत्याशी के समर्थक वोटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे थे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और लोगों को वहां से खदेड़ दिया। अब ये तस्वीर नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के गढ़पर मोहल्ले की है, जहां समुदाय भवन बूथ नंबर 8 के पास दो प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। तो वहीं लहेरी थाना क्षेत्र के पैरू महतो सोमरी कॉलेज के पास भी 2 प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल दिखा। समस्तीपुर में भी नगर निकाय चुनाव के दौरान साधना देवी विद्यापीठ पर बने मतदान केंद्र पर मेयर प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, जबकि मुसरी घरारी नगर पंचायत इलाके के वार्ड संख्या 7 के मतदान केंद्र पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की सूचना पर पहुंचे वार्ड प्रत्याशी पर भी जानलेवा हमला किया गया। हमले में वार्ड प्रत्याशी मोहम्मद नसरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। बेतिया के नगर निकाय चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे मतदान केंद्र के बाहर अफरा तफरी मच गई। घटना बेतिया नगर थाना क्षेत्र के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मतदान केंद्र की है, जहां प्रत्याशियों के समर्थकों का धक्का मुक्की करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सिवान में 2 पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी किला मोहल्ले की है। घटना की सूचना पर सदर अस्पताल एसडीएम और एसडीपीओ सहित कई थाने की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 68 नगर निकायों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई और दूसरे चरण में राज्य के 23 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें शामिल हैं। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधे वोटिंग हुई। हंगामे की कुछ घटनाओं के साथ बिहार में नगर निकाय चुनाव की मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। 2 नगर परिषद, 49 नगर पंचायत और पटना सहित 17 नगर निगम के लिए वोटिंग हुई। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधा चुनाव हो रहा है, जिसमें पटना नगर निगम भी शामिल है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कहीं 80 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला, तो कहीं बीमार व्यक्ति एम्बुलेंस से ही वोट डालने के लिए पहुंच गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव, गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी विधायक नितिन नवीन, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और राज्यपाल फागू चौहान जैसे दिग्गजों ने भी वोट डाला। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में किस्मत आजमा रहे 11,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। किसके सर पर सजेगा ताज और कौन होगा नगर का सरताज, ये 30 दिसंबर को पता चलेगा, जब मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सीबीआई के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जांच एजेंसियों पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। तो वहीं कोलकाता में 30 दिसंबर को पीएम की अध्यक्षता में होने वाली नमामि गंगे कार्यक्रम में तेजस्वी को भेजे जाने पर भी बयान दिया। समझा दिया क्यों खुद की जगह डिप्टी सीएम को भेजा जा रहा है। तो वहीं सीएम के बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार किया है। मौका था पटना में अरुण जेटली की जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह का। राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ताउम्र जेटली जी के प्रति सम्मान बना रहेगा, क्योंकि उनसे व्यक्तिगत संबंध थे। उनके प्रति तो हमारा सदैव रहेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज उनके प्रति रहेगा।
मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई के केस खुलने पर सवाल पूछा गया तो नीतीश ने कहा, बीजेपी छोड़ महागठबंधन के साथ गए हैं तो यही सब होगा। मतलब ये सोच लीजिए ना आप लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है, और क्या हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कोलकाता में 30 दिसंबर को आयोजित पीएम की अध्यक्षता वाले नमामि गंगे कार्यक्रम से खुद को दूर रखने की बात जैसे ही पूछी गई तो नीतीश ने सवाल का मतलब कुछ इस अंदाज में समझाया। आप पिछली बैठक में कौन गए थे? पिछली बैठक में उस समय हम लोगों के समय के कौन थे डिप्टी सीएम? यह पता है ना, और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को, सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। तो आप जरा बोलिए, अब कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है। नीतीश ने जैसे ही सुशील मोदी का नाम लेकर सफाई दी तो जवाब बीजेपी सांसद की ओर से भी आया। कहा, प्रधानमंत्री से नजर नहीं मिला सकते, इसलिए मीटिंग से खुद को नीतीश कुमार ने दूर रखा। सुनिए सुशील मोदी का ये बयान। को संकोच होता है, लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा, इससे वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखिए, जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे। सवाल जवाब और फिर सवाल, मतलब मौका कोई भी हो, बिहार में सियासत का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता। और बात यदि नीतीश कुमार से सीधे जुड़ा हो तो बीजेपी को जवाब देने में थोड़ी भी देर नहीं लगती। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर की खरीदारी के फैसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जनता के पैसों को अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या इसका मकसद एकमात्र है या आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला, प्रधानमंत्री बनने का? तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। क्या अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीजों की खरीद कर रहे हैं? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत को बदहाल बताया। उन्होंने कहा कि ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के चलते बिहार की 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गईं। उन्होंने ये बातें पूर्वी चंपारण के मेहसी में कही। तीनों चीजों में समायोजन न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे एक बड़ा कारण है। सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता, और उसका रिजल्ट ये है कि मैनेजमेंट के स्तर पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक है और बच्चों के बीच में समायोजन न होना, वो वजह है कि आप 30-40 हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च करने के बावजूद भी शायद ही किसी को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत बुधवार को अचानक खराब हो गई। उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस लेने में हुई तकलीफ की वजह से पीएम मोदी की मां हीराबा को यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन मेहता अस्पताल जाकर मां से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया। एक बड़ी खबर आ रही है गया से, जहां 2 कोरोना मरीज मिले हैं और 2 विदेशी पर्यटक हैं और इनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना और बैंकॉक और ताइवान के ये दोनों पर्यटक बताए जा रहे हैं और अब तक 14 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और जिले में जो आंकड़ा है वो 19 कोरोना संक्रमित मरीजों तक पहुंच गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो गया में एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें विदेशी पर्यटकों में कोरोना के पाए जाने की खबर आ रही है और कुल 19 लोग जो कि गया में हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं
और गया में अभी तक 2 कोरोना मरीज आज भी मिले। दोनों विदेशी पर्यटक हैं जो कि पॉजिटिव बताए गए हैं और यह आंकड़ा अब 19 पहुंच चुका है। एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ सहरसा में रक्तकाली 64 योगिनी मेला चरम पर है। मेले में घूमने आए लोगों को देखकर नहीं लगता कि किसी को कोरोना का जरा भी भय है, वो भी तब जबकि डीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की है। अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि कोविड का ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट इंडिया में पाया गया है, इसलिए पुनः सब लोगों से मेरा अनुरोध है जिला पदाधिकारी के नाते सहरसा में कि सभी लोग पुनः मास्क का उपयोग करना शुरू करें और प्रयास करें अब पुनः अपने जो जीवन प्रणाली है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोविड के जो अन्य गाइडलाइन है उसको अपने जीवन में उतारना प्रयास शुरू करें। कटिहार में उस समय अफरा तफरी मच गई जबकि एक पिकअप वैन पर लदे पुआल में आग लग गई। पुआल से लदा पिकअप वैन हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया जिसमें उसमें आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने पिकअप वैन से पुआल को उतारा और वैन को जलने से बचा लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कटिहार से है तस्वीर जहां पिकअप वैन पर लदे पुआल में आग लगी और बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार की चपेट में पुआल आ गया जिससे उसमें आग लग गई। हालांकि लोगों की तत्परता से पिकअप वैन को जलने से बचा लिया गया है। आनंद फानन में पुआल को उस गाड़ी से उतारा गया और तब जाकर उस गाड़ी को बचाया जा सका। और बड़ी खबर है वैशाली से जहां स्वर्ण कारोबारी को गोली मार दी गई है। कारोबारी के बेटे को भी गोली लगी है। ज्ञात अपराधियों ने गोलियां चलाई हैं। गुरौल के गोड़िया की घटना है। लूट के मकसद से गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दुकान बंद कर ये दोनों अपने घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने इन पर हमला कर दिया, गोलियां चलाई जिसमें स्वर्ण कारोबारी और उसके बेटे को गोली लगी है और दोनों को गया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है जमुई से जहां लक्ष्मीपुर थाना इलाके के सुखासन में आपसी विवाद में एक ट्रक चालक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। हत्या का आरोप उसके मौसेरे भाई पर है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत कर पूछताछ की है तो मामले का खुलासा हुआ। एसपी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। तो बोले हमको कि हम 1-1.5 घंटा में 2 घंटा लग जाएगा, हम लौट के आएंगे मम्मी को लेके। तो बोले ठीक है आइएगा लौट के। तो हम टाइम देख लिए 2-2:30 बजा तो हम फोन किए नवीन के पास। तो नवीन जो मेरा मौसेरा देवर है उनके पास फोन किए तो वो फोन ही नहीं रिसीव किए। 2, 4, 5 बार 10 बार जो भी मेरे जितना बार भी मेरा मन हुआ उतना बार किए फोन, तो फोन ही रिसीव नहीं किए। तो और ये 5 बज के कुछ मिनट में वो मेरे पास फोन किए तो हम बोले भैया, तो बोले भैया चल गए। पहली बात तो यह है कि जो ये घटना हुई है उसके हमको सूचना जैसे ही मिली तुरंत आपको SHO वहाँ रश किए, SDPO जमुई रश किए और विदिन 6 आवर्स इन लोगों ने डिटेक्ट किया और जो डेड बॉडी है उसको इन लोगों ने रिकवर कर लिया। आगे हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं और देखते हैं क्या मोटिव रहा है। ये देखने से अभी बस इतना कह सकता हूँ कि पर्सनल विवादी है। क्या मरीजों की सेवा से ज्यादा डॉक्टर को खुद की परवाह ही जरूरी है, वो भी ड्यूटी के दौरान? जवाब शायद ना हो, लेकिन SKMCH की एक महिला चिकित्सक का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। पुलिस हमसे ना पूछेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, फालतू पंचायती लेके आ जाए। एसी खराब होने पर मरीज को देखने से मना करने वाली मुजफ्फरपुर के महिला डॉक्टर का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। SKMCH की ये महिला डॉक्टर ने मच्छरदानी से निकल मरीज को देखने से इनकार कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। किस भाषा में समझते हो तुम? पुलिस हमसे ना पूछेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, फालतू पंचायती लेके आ जाए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज के परिजन अस्पताल में डॉक्टर को बुलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रात में ड्यूटी पर रही महिला डॉक्टर इमरजेंसी में इलाज की जगह मच्छरदानी के अंदर रहना ही जरूरी समझ रही है। यही नहीं, मरीज के परिजनों ने उन्हें जगह दिया तो गुस्सा हो गई। किस भाषा में समझते हो तुम? पुलिस हमसे ना पूछेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, फालतू पंचायती लेके आ जाए। वायरल वीडियो होने के बाद अस्पताल के अधीक्षक कहते हैं कि यदि सचमुच महिला डॉक्टर से जुड़ा वीडियो जांच में सही पाया गया तो कार्रवाई होगी। अभी तक ये वीडियो मेरे पास नहीं आया है,
यदि वीडियो मेरे पास आता है और हमारे अस्पताल की है और हमारे डॉक्टरों ने ऐसा किया है तो ये कतई उचित नहीं है। हम उसकी जांच कर उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे कि उनका यह व्यवहार इस अस्पताल के लिए और सरकार के लिए या किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है। तो अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, मरीजों को देखेंगे और उनका काम है मरीज को देखना। करीब 3 महीने पहले भी इसी महिला डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने एसी खराब होने पर मरीजों को देखने से इनकार कर दिया था। मरीजों के हंगामे के बाद महिला डॉक्टर चैम्बर छोड़कर भी चली गई थी। ऐसे में उत्तर बिहार के इस बड़े अस्पताल SKMCH की एक डॉक्टर के लिए मरीजों की जान से ज्यादा खुद की परवाह ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तिब्बती सिक्योरिटी समेत 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल 2 महीने पहले ही धर्मशाला में चीनी जासूस पकड़ा गया था और इसके मद्देनजर दलाई लामा के करीब 1 महीने के प्रवास को लेकर सिक्योरिटी बेहद कड़ी कर दी गई। ज्ञान की धरती बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। वो धरती जो बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। उसी बोध गया में इन दिनों चहल पहल काफी बढ़ गई है। दरअसल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों करीब 1 महीने के बोध गया प्रवास पर हैं। बोध गया के तिब्बती मोनेस्ट्री में बेहद कड़ी व्यवस्था की गई है। दरअसल दलाई लामा चीन के निशाने पर रहते हैं। आतंकी संगठन के टारगेट पर भी बौद्ध धर्मगुरु रहे हैं। उनकी निजी सुरक्षा के साथ ही 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम है। सुरक्षा में ATS, BSAP जैसे फोर्स की तैनाती की गई है। तिब्बत पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ हमेशा रहती है। बौद्ध धर्मगुरु के बोधगया प्रवास के दौरान 29, 30 और 31 दिसंबर को कालचक्र मैदान में टीचिंग कार्यक्रम है। इस दौरान देश विदेश से भारी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में दलाई लामा के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद एहतियात बरत रहा है। 2000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स लगातार गश्ती भी करेंगे। 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक चीनी जासूसी महिला को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। गया DM और SSP ने खुद सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। देखिए, हमारी मिनिमम 3 लेयर तो रहती ही हैं। जैसे उनका इनर सिक्योरिटी है, उसके अलावा हमारा ऊपर फोर्स है, फिर पेट्रोलिंग पार्टीज रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो SDPOs हैं या DSPs हैं, उनके साथ भी अलग से फोर्स दिया हुआ है। हम लोग भी हैं, जब तक उनका कार्यक्रम रहता है तो मेयर और DM साहब भी उपस्थित रहते हैं। हमारे अन्य सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डॉग स्क्वाड की टीम भी है, BDDS की भी टीम है, हमारी ATS की टीम भी एक उसमें रहती है तैयारी हालत में, और स्पेशल ब्रांच की भी टीम है। तो सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए जिला पुलिस, स्पेशल ब्रांच, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। अपने धर्मगुरु का आशीर्वाद लेने को सभी लालायित हैं। कहाँ से आए हैं? किन्नौर से। किस लिए? दलाई लामा जी आए ना, यहाँ पूजा है, इसलिए आए हम। कैसा महसूस हो रहा है दलाई लामा जी आए? हाँ ना, बहुत अच्छा महसूस है, इसलिए तो हम यहाँ आए। इसलिए हमारे उसका उनका प्रवचन सुनने के लिए हम भी बुद्धिस्ट है, इसलिए हम फिर यहाँ आए हैं। क्या कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम दलाई लामा जी का प्रवचन सुनने आए हैं। हाँ जी। कहाँ से आए? हम किन्नौर से आए। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार आए? पहली बार नहीं, दूसरी बार आई। एकदम इंडिया से लेकर के आपका जो वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, जापान, जितना भी आदमी है यहाँ आज आया है, वो लोग बहुत खुश हुआ कि दलाई लामा गुरुजी बोध गया में आ रहा है। तो जितना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। तो अभी सुरक्षित है। So Dalai Lama to Anna, so I'm very happy. Then he, the time he blessing, he pray,
he saw the Buddha coming through his eye in the hall. दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन बोध गया के तमाम होटलों में लगातार संदिग्ध लोगों पर भी नजर रख रहा है। कौन श्रद्धालु कहां से पहुंच रहे हैं, इससे जुड़ा डेटा प्रशासन तक पहुंच रहा है। कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्मगुरु की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि एक परिंदा भी बोध गया में पर नहीं मार सकता। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। बाढ़ के राम लखन सिंह कॉलेज में इंटर कॉलेज कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है। इसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों के छात्र शामिल हो रहे हैं। कुश्ती प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पहलवानों के दांव पेंच का मजा लिया।